अस्सलाम वालेकुम। सो लेक्चर नंबर 22। असल में ना ये लेक्चर हमारा रिवीजन का लेक्चर है, जिसमें हमारा ना पूरा CS 201 का जो फर्स्ट हाफ मिड टर्म था उसका ना डाटा रिवाइज किया है कि आपने क्या क्या पढ़ा है। खैर मैं भी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना हेल्पफुल हो जाए कि आपको याद रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। मैंने इसके दो हिस्से बना दिए। एक है टूल किट के लिहाज से सिंपल ये वाला फर्स्ट पार्ट, और सेकंड है बड़ा एडवांस थोड़ा सा। दोनों को ट्राई करूँगा कि 30, 35, 40 मिनट्स में ही कवर हो जाए। नीचे 1 घंटे का लेंथ ये लेक्चर में, बट ये आपका हेल्पफुल होगा। इसमें सेंटेक्स रिवाइज करवा दूंगा आपको। इसमें मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्यों यूज़ होता है, और दो चार और चीज़ें जो एक्स्ट्रा होंगी मैं साथ ऐड करता जाऊँगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, हम सिंपल आते हैं सारी चीज़ पर। हमारा सबसे पहला पॉइंट है जी वेरिएबल्स। यानी हमने जब प्रोग्राम बनाना है तो हमने कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के बारे में आपको इतना तो पता होगा कि प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, प्रोग्राम आपने बनाया, अब आपको कुछ डाटा चाहिए, कुछ आपने देना है, अब आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आप अपने सारे औजार हाथ में तो लेकर नहीं खड़े होते, उसको कहीं ना कहीं रखते हैं चीज़ों को साथ। एक स्पेस पड़ी होती है जिसके पास सामान रखते हैं, और जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको यूज़ करते हैं। सो इसी तरह से हमारा जो डाटा यूज़ होता है प्रोसेसर वही से अपने पास रखता है। उसके अलावा तमाम डाटा वो कंप्यूटर में रख देता है वापस मेमोरी में। तो मेमोरी स्पेसिस जहाँ पर वो डाटा रखता है, मेमोरी स्पेसिस जिन जगह पर वो डाटा रखता है अपना, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल आर द मेमोरी स्पेसेस और इन विच कंप्यूटर स्टोर इट्स डाटा, यानी जिसके अंदर डाटा अपना स्टोर करता है। इट इज़ लाइक अ टेबल, इट इज़ लाइक अ बोर्ड, इट इज़ लाइक अ अलमारी। ठीक है, ये इन तरह की चीज़ें हैं जिसमें ना वो अपना डाटा जो उस टाइम पर उसको यूज़ नहीं करना उसको वहाँ रखता जाता है, और बाद में जब चाहिए होता है उसको लेता जाता है। तो उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल्स क्या होती है? मेमोरी में स्पेसिस होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप आ जाते हैं आगे। हमने डाटा इनपुट करवाना है, फॉर एग्जाम्पल नेम करवाना है, क्वांटिटी करवानी है, कंप्यूटर से ना इनपुट लेनी है या उसको कैलकुलेट करना है, तो हम उसको पहले कहीं रखेंगे। ठीक है, प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है, लेकिन उसको डाटा जो चाहिए होता है वो बारी बारी चाहिए होता है। ठीक है, सो हम उसको पहले कहीं रखेंगे वो, और फिर हम वो हाथ से मंगवाते रहेगा। नेम, क्वांटिटी, नंबर्स, पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम पहले कहीं स्टोर करवाएंगे, और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल के बाद बात आ जाती है इन सारी चीज़ों की। अब कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि आने वाला डाटा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बिट्स पर काम करता है। कंप्यूटर की वर्किंग को समझने के लिए मैंने एक स्पेशल लेक्चर रिकॉर्ड किया, आप लाजमी वो देखिएगा कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। उससे आपको कंप्लीट प्रोग्रामिंग में हेल्प मिलेगी। अब बिट्स में काम करता है, उसको नहीं पता ये नेम है, ये क्वांटिटी है, नंबर है, पॉइंट्स है, क्या है पड़ा। तो उसके लिए हम वेरिएबल के साथ उनकी डाटा टाइप्स बताते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा वेरिएबल था। ओके, फिर डाटा टाइप्स क्या है पड़ी कि डाटा किस टाइप का आप इनपुट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर आप क्या चीज़ रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम जब अपना वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना वेरिएबल एक एक्स बनाता हूँ, यानी कि नाम होता है, ये सिर्फ नाम होता है वेरिएबल, यानी कि आपने रख तो दिया मेमोरी में डाटा। ठीक है, आप नहीं बनाएंगे फिर भी रखा जा सकता, क्यों नहीं रखता कंप्यूटर, उसको रख लेना चाहिए जहाँ पर वो रखे। लेकिन जब आप इतना सारा डाटा रखेंगे तो उसको कोई ना कोई एड्रेस चाहिए होता है। चले वो अपने लिए तो एड्रेस सेव कर लेगा, पर आपको क्या पता वो कहाँ पर है कंप्यूटर में। तो उसके लिए हम अपना एक नाम रखते हैं, ठीक है, जो कि उसका एड्रेस होता है हमारे लिए। अब क्या है कि ये तो बन गया वेरिएबल, ये किस टाइप का है, तो उसके लिए हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं। डाटा टाइप 3-4 तरह की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर, सेकेंड हमारी है अपनी फ्लोट, थर्ड है करेक्टर। कोई स्ट्रिंग भी होती है कुछ लैंग्वेजेस में, इसमें भी है, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये तीन ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है इंटीजर। इंटीजर एक होल नंबर होल नंबर को स्टोर करने का इस्तेमाल है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर एक्स, ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो इसके अंदर आप होल नंबर स्टोर कर सकते हैं 4 बाइट के अंदर, 4 बाइट के अंदर अंदर। ये सारा कुछ मेमोरी वगैरह के लिहाज से मैं जो बोलूँगा मैंने एक लेक्चर में रिकॉर्ड करवाया, वही देखेंगे, इसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सो इंटीजर एक्स क्या कर सकता है? 4 बाइट तक डाटा स्टोर कर सकता है। उससे ज़्यादा डाटा आप इसमें स्टोर करेंगे तो ये क्या कर देगा? उसको ख़राब कर देगा, यानी आपको कुछ और डाटा दिखाएगा जो आपने पुट किया होगा। 4 बाइट से इसके आगे दो टाइप्स हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अगर आपने 4 बाइट से कम, आपको पता है 2 बाइट तक का डाटा या 2 बाइट से भी कम है, तो आप शॉर्ट यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट 2 बाइट तक डाटा स्टोर कर सकता है, और लॉन्ग 4 बाइट से ज़्यादा का डाटा स्टोर कर सकता है। ये आगे इसकी दो टाइप्स हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। इंटीजर की ही है, लेकिन दोनों होल नंबर ही करेगा। अगर आप इसके अंदर पॉइंट सेव करवाएंगे तो वो पॉइंट को रेज कर देगा और सिर्फ उसका होल नंबर सेव कर देगा। दूसरा आया था फ्लोट। अगर मैं देखूँ फ्लोट वाई, फ्लोट पॉइंट डाटा यूज़ करता है, यानी इशारिया का डाटा स्टोर करने के लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं डाटा टाइप। इंटीजर में करेंगे तो वो सिर्फ होल करेगा, इशारिया वाला हिस्सा मिटा देगा। अगर आपने इशारिया को भी स्टोर करवाना है, जैसे हमें पाई को स्टोर करवाना है, ये कुछ वैल्यूज, तो हम फ्लोट यूज़ करेंगे।
फ्लोट की भी एक और टाइप है, वो है डबल, यानी कि अगर आपने फ्लोट भी 4 बाइट यूज़ करता है, अगर आपने 4 बाइट से ज़्यादा डाटा स्टोर करवाना है तो आप डबल यूज़ करेंगे। डबल एक लेंथी किस्म का पॉइंट डाटा स्टोर कर सकता है। इसके बाद आता है जी करैक्टर। करैक्टर है बड़ा, करैक्टर एक करैक्टर स्टोर करवा सकते हैं, यानी ए बी सी डी कोई एक करैक्टर स्टोर करवा सकते हैं। अगर आप लेंगे ना ए बी सी, तो लास्ट वाला करैक्टर जो आपने इसमें स्टोर करवाएगा वही इसमें स्टोर रहेगा, ए बी खत्म हो जाएगा। अगर आप इसमें गिनती भी स्टोर करवाते हैं तो वो गिनती को भी बतौर क्या लेगा, करैक्टर लेगा। आप उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसके अंदर करैक्टर लिया जाएगा, ठीक है। वो उसको एज ए बी सी ही तरह लेगा, ठीक है। इसी तरह इंटीजर के ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए फ्लोट हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई डाटा ऐसा स्टोर करना जैसे लफ्ज़ है, वर्ड नेम है, पढ़े कुछ भी है, तो हम फिर करैक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। इनको यूज़ करने का मेथड सेंटेक्स वगैरह, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर एक्स कॉमा, ये डिक्लेयर हो गया, वैल्यू हम इसको इस तरह देते हैं, एक्स इज इक्वल टू 5। फ्लोट को भी सिंपल ऐसे ही, फ्लोट एक्स, एक्स इज इक्वल टू 5। जबकि करैक्टर को जो सेंटेक्स है करैक्टर का, वो हम लिखते हैं करैक्टर एक्स। अब करैक्टर के अंदर अगर आपने 5 भी स्टोर करवाना है तो एक्स सिंगल कॉमा एंड 5, ये हमारा क्या होता है करैक्टर के लिए। इसको सिंगल कॉमा में लिखना है करैक्टर को लाजमी, नहीं तो वो एरर दे देगा, ये स्टोर सही नहीं करेगा, ये एरर दे देगा। ये डिपेंड करता है प्रोग्राम के आप यूज़ कर रहे हो। ये इंटीजर का है पड़ा, ये फ्लोट का, और ये करैक्टर का। ये होगी डाटा टाइप्स, ठीक है। और वेरिएबल मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं आगे ऑपरेटर्स की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑपरेटर्स। अच्छा, ऑपरेटर स्पेशल किस्म के वर्ड्स हैं बड़े, ठीक है, यानी कि ये पहले से बयान किए गए इनके यूजेस जो भी हैं, जो हम अपने प्रोग्राम में अपनी हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स की भी आगे 3 टाइप्स हैं बड़ी, ठीक है। वो 3 टाइप्स क्या है बड़ी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा है बड़ा जी लॉजिकल ऑपरेटर्स, और तीसरा जी बिट वाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। अब इसमें ना मैं एक करके बयान, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का वर्ड सबको पता है कि अरिथमेटिक क्यों यूज होता है। अरिथमेटिक यूज होता है जी किसी चीज़ के ऊपर कैलकुलेशंस करने के लिए, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब अरिथमेटिक की बेसिक 4-5 चीज़ें ही हैं, याद रखिएगा। प्लस माइनस, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टैरिश का साइन यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, डिवाइड के लिए ये स्लैश और मॉडुलस, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई कि आपको याद रहे। हमने ना पढ़ना है जी, इनकी ना तरजीह देता है कंप्यूटर इनको, कि सबसे पहले वो ब्रैकेट को सॉल्व करता है, फिर मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है कि आपने किसी चीज़ को डिवाइड किया, उसको जो रिमाइंडर होता है वो उसका मॉडुलस होता है। ये यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ रिमाइंडर दिखाएगा, आंसर नहीं। डिवाइड आंसर दिखाएगा, रिमाइंडर नहीं। ये मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस, ये इसी तरह से इनकी वो है बड़ी प्रेसिडेंसी है, यानी कि पहले वो होगा सॉल्व, फिर मॉडुलस, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काउंट होते हैं। हमने अपने प्रोग्राम से जब भी कोई कैलकुलेशंस करनी है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी लाइब्रेरी को ऐड किए, आईओ स्ट्रीम को सिंपल ऐड किए हुए। उसके अलावा अगर आप कुछ मैथ के बेसिक ज़्यादा जैसे पावर वाला है या कुछ इस तरह के लॉगरिथम वगैरह के लिए यूज़ करेंगे वर्ड्स, तो उसके लिए आपको स्पेशल लाइब्रेरी मैथ.h यूज़ करनी पड़ेगी, और उसके भी आपको पता होने चाहिए। बट हमने अपने अंदर यूज़ नहीं किया अपने प्रोग्राम्स में या पीछे CS201 में। हमारे यही ऑपरेटर्स हैं और इनसे हम आगे अलग अलग प्रोग्राम्स बनाएंगे कैलकुलेशंस के। उसके बाद आ जाता है जी लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, स्मॉलर देन, इक्वल टू। सो ये हमारे क्या है बड़े लॉजिकल ऑपरेटर हैं जो किसी लॉजिक को शो करते हैं। ये कैलकुलेशन के लिए हो गया। ये हमें आगे प्रोग्राम में हेल्पफुल होते हैं जब हम ना कोई कंडीशन लगाते हैं, कोई लूप लगाते हैं, तो उसमें किसी लॉजिक को शो करने के लिए हम ये ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ग्रेटर देन, इक्वल टू। अब ग्रेटर देन लगाएंगे तो ये साइन है, इक्वल, स्मॉलर देन, इक्वल के लिए आप 2 इक्वल हमेशा यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के लिए। ग्रेटर देन, इक्वल के लिए और भी स्मॉलर देन एंड इक्वल के लिए भी 2 ऑपरेटर। इसके अलावा नॉट इक्वल टू भी है, उसमें हम करते हैं जी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू, तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये है बड़े लॉजिकल ऑपरेटर। इसके अलावा बिट वाइज ऑपरेटर है। बिट वाइज ऑपरेटर का हमने वो लेक्चर पढ़ा है, उसके अंदर हम डिटेल से समझ चुके हैं कि बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। एक है बड़ा, एक तो हमारे सिंपल ऑपरेटर्स थे एंड और, ठीक है। इसके अलावा नॉट एक था ऑपरेटर, ठीक है, हम सिंपल यूं कर लेते थे वो नॉट हो जाता था, ये हो गया। इसके बाद हमने बिट वाइज ऑपरेटर भी पढ़े थे, सिंपल एंड, एक और, ठीक है, एक्सक्लूसिव और, ठीक है, एक्सक्लूसिव एंड, ठीक है, एंड नॉट पढ़ा था, ठीक है। सो ये सारे क्या है पढ़े, ये बिट वाइज ऑपरेटर है, ये सिंपल हमारे ऑपरेटर्स हैं पढ़े जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर के साथ ही वर्क करते हैं
उनको ऐड करने के लिए, ठीक है। इनको हम यूज़ करके अपने क्या कर सकते हैं कि अपने डिसीजन को और ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज़ यूज़ की कि ना मुझे काम चाहिए थी, उसकी उम्र 18 साल से बड़ी हो या उसके बराबर हो, बड़ी हो या बराबर हो 18 साल की, और वो 6 फुट के बराबर हो, 6 फुट के बराबर भी हो और 18 साल बड़ी हो, 2 कंडीशन लगा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे इनके दरमियान एक और ऑपरेटर की जरूरत होगी, और वो ये ऑपरेटर है बिट वाइज ऑपरेटर में। हम ये एंड, ये बिट वाइज में नहीं आते, ये भी लॉजिकल ऑपरेटर में ही आते हैं, एंड वगैरह, ठीक है। तो ये यूज़ करेंगे इन दोनों के दरमियान, ठीक है। और बिट वाइज ऑपरेटर, बिट के ऊपर कोई भी आपने वर्किंग करनी है, बिट्स के ऊपर, तो उसके लिए हम ये लॉजिकल ऑपरेटर, ये एंड है, ये और ये बिट वाइज के लिए, और एक्सक्लूसिव और नॉट है पड़ा। उसके अलावा हमारा एक और ऑपरेटर है, उसमें राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। ये सारे हम पीछे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर आई थिंक 21 है, अपना पिछला ही लेक्चर है, उसके अंदर आप ये देख लेंगे डिटेल से। इनको मैंने बताया बिट वाइज ऑपरेटर्स को। और इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स को हमने लेक्चर नंबर 5-6 में डिस्कस किया था। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी वहाँ डिस्कस किया, वो डिटेल से प्रोग्राम्स भी बनाए हुए हैं। तो जिसको तो ये सिंपल ये रिवाइज करना वो ये लेक्चर देखें, और जिनको इनकी डिटेल चाहिए वो रेलिवेंट लेक्चर के अंदर जाकर देख लेंगे कि उसके अंदर उनको प्रोग्राम्स भी दिखाया गया, इनका यूज़ भी बताया गया कैसे करना है और सारा कुछ। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकसद है रिवाइज करना। इसके बाद ये तो यहाँ तक हो गए ऑपरेटर्स, यानी कि ये क्या करते हैं हमारे किसी भी ऑपरेशंस के अंदर हमारे काम को आसानी के लिए यूज़ करते हैं। अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए लॉजिकल ऑपरेटर हमारे किसी कंडीशन को, हमारे किसी ख़ास हालत को बयान करने के लिए, और बिट वाइज ऑपरेटर एक तो बिट की कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं, और वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी कि इनका मकसद डिटेल में क्या है। अब हमारा अगला पॉइंट है अपना कंस्ट्रक्टर्स, तो हम अब इनकी तरफ चलते हैं। ओके जी, सो नेक्स्ट आए थे कंस्ट्रक्टर्स। ये कंस्ट्रक्टर डिसीजन एंड लूप का एक रिलेशन है, थोड़ा लेंथी होने वाला ये हिस्सा, नहीं ये डिटेल में आप समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे ना आगे डिटेल लेक्चर स्टार्ट है थोड़ा सा। कंस्ट्रक्टर्स ना हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है, यानी चलना। तो उसके ना 3 टाइप्स होते हैं। एक होती है सिक्वेंशियल यानी कि तरतीब से, दूसरी हमारी होती है डिसीजन, और थर्ड आ जाती है लूप। जो सिक्वेंशियल होती है यानी कि तरतीब के साथ, उसमें क्या होता है कि आपकी पहला स्टेटमेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और जो जो आप लिखते जाएंगे उसी तरतीब से चलती जाएगी और प्रोग्राम बढ़ता जाएगा। वो तो हमारा आमतौर पर प्रोग्राम में होती है, ठीक है। उसके बाद जो आ जाता है ना डिसीजन, तो डिसीजन में क्या होती है कि आप एक खास कंडीशन के ऊपर एक डिसीजन के साथ कहते हैं जी अगर तो ये काम हो, फैसला कर लेते हैं कि अगर ऐसा फैसला आए तो ये काम करना है, अगर ऐसा फैसला आए तो ये, यानी ऊपर वाले प्रोग्राम के आने वाली आउटपुट की बेसिस पर आप एक डिसीजन फाइनल करते हैं, और उस डिसीजन की बेसिस पर हम वो काम करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कई बार समझाया कि आपने कोई काम करवाना है तो आप उसमें खुद भी डिसीजन बताते हैं कि मैं बाजार जाऊंगी और वहाँ पर जाकर ये देखूंगा, अगर ये मिल गया यानी कि बॉयज पैंट शर्ट मिल गई तो वो ले जाऊंगा, नहीं तो शलवार कमीज लाऊंगा। तो हमारी प्रायोरिटी एक होती है पैंट शर्ट, डिसीजन मेकिंग। तो पैंट शर्ट जब आप लेंगे, बेल्ट लेंगे, उसके साथ अलग किस्म का सामान है, और कपड़ों के साथ अलग किस्म का सामान है, तो आपका पूरा प्रोग्राम तैयार होता है डिसीजन के ऊपर। सो हम प्रोग्राम्स के अंदर भी डिसीजन मेकिंग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम डिसीजन के वाइज काम करते हैं। अब डिसीजन के लिए नॉर्मली 2 किस्म की लूप है, ठीक है। थर्ड भी डिसीजन के लिए है, बट वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो बता दूंगा बट आगे डिस्कस करेंगे। एक है इफ स्टेटमेंट, एक है इफ एंड एल्स, इन दोनों में फ़र्क है इफ एंड एल्स में। और दूसरी है स्विच। स्विच हमारा आगे अलग से हिस्सा है, तो इसलिए हम उसको उधर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो भी डिसीजन के ऊपर ही है। इफ एंड इफ एल्स, अगर तो आपने प्रॉपर कोई आपके पास कंडीशन है और आप कहते हैं इसी कंडीशन के ऊपर ये प्रोग्राम चलना चाहिए, ठीक है, तो इफ क्या होती है सख्ती से एक डिसीजन के ऊपर काम करवाती है। आप कह देते हैं x ग्रेटर देन 5 हो तो जब तक x ग्रेटर देन 5 नहीं होगा तब तक इफ से आगे लिखा गया प्रोग्राम नहीं चलेगा। इफ का जो इसका जो सिंटैक्स होता है वो इफ, यहाँ पर कंडीशन और यहाँ पर करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर वो प्रोग्राम लिखा जाता है जो चलता है। नॉर्मली ना करली ब्रैकेट से पीछे ना हम कोई भी ना फुल स्टॉप, कॉमास वगैरह नहीं लगाते, यानी टर्मिनेटर नहीं लगाते, ना ही उसके बाद लगाते हैं। हम स्मॉल ब्रैकेट के बाद कब लगाते हैं, जब उसके आगे करली ब्रैकेट्स ना दी हुई, यानी कोई कोड ब्लॉक यूज ना हो रहा तो हम टर्मिनेटर लगाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। ये होगी इफ स्टेटमेंट का, यहाँ पर आप कंडीशन लिखते हैं और यहाँ पर वो प्रोग्राम जो उस कंडीशन के प्रूफ होने पर चलेगा। जबकि इफ एल्स में क्या होता है, अच्छा अगर तो ये कंडीशन प्रूफ नहीं होगी तो आगे फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इससे बाहर जो प्रोग्राम भी लिखा होगा वो चलने लग जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है x = 5 पर ही चले इफ, और अगर x 5 से बड़ा ना हो तो
तो आप एल्स के अंदर एक प्रोग्राम लिख देते हैं। इफ अपनी कंडीशन के ऊपर पक्का होता है कि ये आएगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा काम। बट एल्स क्या होता है कि अगर इफ काम नहीं करेगा तो फिर मैं काम कर दूंगा। ठीक, इसमें तो इफ खत्म हुआ तो बात ही खत्म, यानी इफ की कंडीशन नहीं प्रूफ हुई तो बात खत्म। इसमें क्या है, अगर तो इफ की कंडीशन प्रूफ हो गई तो ये प्रोग्राम चलेगा, अगर नहीं होगी तो फिर एल्स में जो भी लिखा होगा वो चलेगा। इसका सिंटैक्स ये है, इफ पैरेंथेसिस कंडीशन फिर उसके आगे करली ब्रैकेट्स, उसके बाद एल्स सिंपल, एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं होती, और उसके बाद नीचे यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, एल्स वाला प्रोग्राम, यानी अगर तो वो होगा तो वो चल पड़ेगा, अगर वो नहीं होगा तो फिर ये चल पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। पीछे हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए थे, लॉजिकल ऑपरेटर इसके अंदर यूज होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड, और। ठीक है, सो ये वो सारे इसके अंदर यूज होते हैं। आगे आता है जी, ये बात हो गई, हमने कंडीशन के ऊपर चला लिया, सिक्वेंशियल पढ़ लिया। आगे लूप्स। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई हिस्सा बार बार चलाना पड़ सकता है, हमने पीछे कई ऐसे प्रोग्राम पढ़े हैं जिनके अंदर ना हमें एक प्रोग्राम बार बार रिवाइज करना पड़ता है, पावर लेने के लिए, सम फाइंड करने के लिए, या इस तरह के। उसके लिए हम ऐसा प्रोग्राम जो बार बार यूज हो, ऐसा प्रोग्राम जो बार बार यूज हो, उसे हम क्या कहते हैं, लूप। ठीक है, लूप्स के आगे हमने 3 टाइप्स पढ़ी है। ठीक है, फर्स्ट टाइप थी जी व्हाइल लूप, सेकंड है जी व्हाइल लूप, डू व्हाइल, और थर्ड थी हमारी फॉर लूप। दोबारा बता दूं कि लूप कोई काम आपने जो एक खास हालत तक रिवाइज करते रहना होता है। मैंने एक बाल्टी भरनी थी, अब बाल्टी इतनी बड़ी है, ठीक है, काफी बड़ी है, अब मेरे पास एक छोटा डब्बा है, तो अब मैंने बाल्टी भरनी है। अब मैं क्या करता रहूंगा, साथ बैठे हूँ, मैं बच्चे को क्या कहूँ, बाल्टी में पानी डाल, एक डब्बा वो डालेगा, फिर रुक जाएगा, फिर कहूँगा फिर डाल, तो बोलते बोलते मैं उसको थक जाऊंगा। सेम इस तरह अगर आपने प्रोग्राम से कोई काम बार बार रिवाइज करवाना है तो आप भी इसको क्या करेंगे, बोलते बोलते थक जाएंगे। तो उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं। उसको एक बार बता देंगे भाई ये ना तब तक पानी डालता रहे जब तक बाल्टी नहीं भरती, या इसमें 100 डब्बे डाल दो, या कुछ और तरीका हम कह देंगे, तो वो क्या करेगा कि वो डालता रहेगा, हमें दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा। तो वो काम लूप्स का है बेटा। लूप्स की 3 टाइप है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल और फॉर लूप। तीनों का यूज फिक्स तो नहीं है, आप एक दूसरे के यूज कर सकते हैं, लेकिन खास कंडीशन है जिनकी बेसिस पर ना हम ये लूप्स यूज करते हैं। व्हाइल लूप हम 0 और 0 से कई ज्यादा बार भी चला सकते हैं। व्हाइल लूप का क्या मतलब है, व्हाइल लूप जब तक इसकी कंडीशन प्रूव नहीं होगी, यानी कि आप कहते हैं जी ये काम हो तब तक आप इसको रिवाइज करते रहें। तो अगर तो वो कंडीशन प्रूफ होगी, यानी कि वो काम होगा कि आप कहते हैं जब तक बाल्टी भरी हुई ना हो तब तक पानी डालते रहो। अगर बाल्टी भरी हुई निकली उसके पहली बार ही काम करने पर, तो वो उसमें पानी नहीं डालेगा, क्योंकि कंडीशन तो प्रूफ है, बाल्टी तो भरी हुई है। तो व्हाइल लूप इस तरह इस्तेमाल होती है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट 0 और 0 से ज्यादा बार चल सकती है, याद रखिएगा। व्हाइल लूप 0 और 0 से ज्यादा बार। जो डू व्हाइल है, डू व्हाइल लूप में थोड़ा सा फर्क है। डू व्हाइल लूप बाल्टी भरी है या नहीं भरी हुई, वो एक बार उसमें पानी डालेगा लाजमी, और फिर चेक करेगा जी क्या बाल्टी भरी हुई है, अगर भरी हुई होगी तो वही रोक देगा। यानी इसमें एक है कि ये एक बार लाजमी चलता है, चाहे कंडीशन प्रूफ हो या ना हो। वो इसके सेंटेक्स में भी शो होगा जब मैं बताऊंगा। तो ये 1 और 1 से ज्यादा टाइम चल सकता है, ये 0 टाइम नहीं चल सकती डू व्हाइल लूप। कोई ऐसा प्रोग्राम जिसको आप कहते हैं कम से कम एक टाइम तो एग्जीक्यूट हो, चाहे कंडीशन प्रूफ हो या ना हो। हमने किसी से गैस करवाना है तो हम कहते हैं कम से कम ये एक बार तो गैस पूछे। हमने इसी तरह से कुछ और काम करवाने जो हम कहते हैं कम से कम एक बार लाजमी होने चाहिए, तो उसके लिए डू व्हाइल। अगर हम चाहते हैं कि कंडीशन के ऊपर ही काम हो तो व्हाइल। लेकिन इन दोनों सूरतों में हमने ये बात नहीं की कि कितनी बार ये लूप चलनी चाहिए, हमने कंडीशन प्रूफ करवाई है। फॉर लूप कब काम करती है, फॉर लूप जब आपको पता हो कि ये वाला प्रोग्राम मैंने 10 बार चलाना है, 15 बार चलाना है, 20 बार चलाना है, 25 बार चलाना है, तब हम ज़्यादातर फॉर लूप यूज में ईजी है, रिमेम्बरिंग में ईजी है। और दूसरी बात, आपको जब पता हो कि ये डाटा कितनी बार हमने रिवाइज करना है, कितनी बार ये प्रोग्राम रिवाइज करना है, तो उस टाइम पर आप कौन सी लूप यूज़ करते हैं, फॉर। व्हाइल लूप स्पेशल कंडीशन, ये 0 टाइम से 0 और 0 से ज़्यादा बार चल सकती है। डू व्हाइल लूप ये भी कंडीशन के ऊपर चलती है, लेकिन ये कम से कम एक बार चलेगी, चाहे कंडीशन प्रूफ हो या अनप्रूफ हो। और फॉर लूप जब हमें पता होगा कि ये काम कितनी बार करना है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे। इनका मैं अब सेंटेंस बता देता हूँ आपको, ठीक है, उससे आपको हेल्प हो जाएगी। अच्छा, ये इनके सेंटेंस हैं, मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ इनको। व्हाइल आगे पैरेंथेसिस, इन पैरेंथेसिस में वो कंडीशन लिखेंगे जिसको आपने प्रूफ होने पर इसको चलाना है। तो जब ये देखिए अब प्रोग्राम आ रहा है सिक्वेंशियल में, यानी कि तरतीब से आ रहा है, वो व्हाइल को देखेगा कंडीशन, अगर कंडीशन प्रूफ नहीं होगी तो ये वाला कोड ब्लॉक वो नहीं चलाएगा, वो डायरेक्ट इसके बाद वाली चीज़ को चलाएगा ना प्रूफ होने पे, और प्रूफ होगा तो वो इसको चला देगा।
ठीक है, बात खत्म। और फिर अगर फिर वो ऊपर जाएगा देखेगा कंडीशन को, अगर फिर से वो होगी तो फिर से उसको चला देगा। जबकि डू वाइल में क्या है, डू में देखे डू यानी करो, ये काम वो कर देगा और उसके बाद यहाँ पर जाकर ना वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन प्रूफ होगी तो सही है, अगर कंडीशन प्रूफ नहीं होगी तो फिर वो खत्म कर देगा। अगर होगी तो फिर से वो एक बार चला देगा, फिर आगे कंडीशन चेक करेगा, फिर से एक बार चला देगा। इसमें कंडीशन हम बाद में लगाते हैं। और याद रखें, मैंने पहले बताया था कि अगर पैराथीसिस के बाद करली ब्रैकेट्स हो तो टर्मिनेटर नहीं होता, लेकिन अगर ना हो तो फिर हम टर्मिनेटर लगाएंगे। इसमें फॉर लूप है, फॉर लूप सिंपल फॉर पैराथीसिस और आगे करली ब्रैकेट। फॉर लूप में ना एक चीज होती है, इसमें ना हम काउंटर लगाते हैं लास्ट पर। काउंटर कंडीशन कुछ और भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि वो काउंटर वाली कंडीशन ही हो। फॉर लूप में हमें पता है कि लूप कितनी बार चल रही है, तो यहाँ पर हम एक काउंटर फिक्स करते हैं। काउंटर जो काउंट करता रहता है जी हाँ ये कितनी बार चल रही है, तो यहाँ पर एक काउंटर रखते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं, यानी पहले एक वैल्यू देते हैं और फिर उसके अंदर जो भी इरिटेशन यानी उसमें जो इजाफा करना है वो लिखते हैं। और फिर ये लूप चलती है। जिसको पता भाई मैंने 10 मेरी 0 वैल्यू थी, काउंटर बताते हैं 0 पर था, फिर उसके अंदर बताते हैं कंडीशन, यहाँ पर दरमियान में क्या बताते हैं कंडीशन, यहाँ पर इनिशियलाइज, यहाँ पर कंडीशन और आगे इरिटेशन, यानी इसके अंदर कितना कितना इजाफा करना है। ठीक है, तो वो इसको चलाता रहता और बात खत्म। बाल्टी वाली मिसाल तीनों के लिए, ये क्या करेगा, ये आएगा देखेगा हाँ भाई बाल्टी फुल है नहीं चलेगा। ये आगे देखेगा बाल्टी पड़ी, इसको इससे कोई मतलब नहीं फुल है या नहीं। ये आएगा पहले पानी दे देगा, डाल देगा, फिर देखेगा बाल्टी फुल है या नहीं। इधर फुल हुई तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, इधर फुल हुई फिर भी प्रोग्राम एक बार चलेगा। और ये फॉर लूप है, इसको पता है कि 10 बार मैं पानी डालूंगा तो ही बाल्टी फुल होगी। ये पहले आकर देखेगा क्या बाल्टी फुल है नहीं, फिर ये 10 बार पानी डालेगा, फिर देखेगा बाल्टी फुल हुई है या नहीं। इनको यही पता है कि बाल्टी फुल करनी है या नहीं करनी, लेकिन उसको ये भी पता है कि बाल्टी फुल करनी है और कितनी बार डालने पर ये फुल होगी वो भी इसको पता है। तो ये थी हमारी डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स। आगे हमारी बात आई थी स्विच पर। हमने पीछे इफ एंड एल्स पढ़ी थी। सो इफ एंड एल्स के अंदर ये था कि आप ना किसी एक प्रोग्राम को ना चलाना है एक कंडीशन के ऊपर, तो इफ एंड एल्स यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि अगर तो मैंने इफ एंड एल्स एक बार यूज करनी सही है, लेकिन अगर मैंने 10 कंडीशन लगानी है, मैंने फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग के लिए प्रोग्राम बनाया तो उसमें कहता हूँ जी अगर वो लाहौर चूज करे तो ये दिखा दो, अगर वो इस्लामाबाद चूज करे तो ये, यानी 10 सिटीज बता दी। तो देखें 10 बार उसकी मुझे डिसीजन को हैंडल करना पड़ेगा, तो उसके इफ एंड एल्स एक लेंथी चीज़ है। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, स्विच। स्विच क्या करता है, बहुत सी कंडीशन के दरमियान आपको हेल्प करता है स्विच करने में। स्विच का सेंटेंस यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्विच। यहाँ पर आप एक कंडीशन बताते हैं जिसके अंदर ना आपका वो डाटा स्टोर होता है, जहां से ना आप उसको उठाते रहते हैं और यूज करते रहते हैं। फिर आगे सेम कोड ब्लॉक, यहाँ पर हम केस लिखते हैं, केस आगे इस चीज पर, यानी यहाँ पर मैंने ग्रेड लिखा है, सिटी लिखी है, कुछ भी लिखा है, तो उसका आंसर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि अगर वो केस ए आ जाए उसमें, तो आगे हम यहाँ पर कॉलन लगाएंगे, सेमी कॉलन नहीं, और आगे वो प्रोग्राम लिख देंगे जिससे चल रहा है। फिर केस बी कॉलन प्रोग्राम, केस सी कॉलन प्रोग्राम। इससे आपको इफ एंड एल्स बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। ये जो केस है, केस ऐसे ही आएगा, लेकिन ये ए डी एंड सी जो है ये इसका आंसर होगी। सिटी लिखेंगे तो यहाँ पर आप सिटी का फर्स्ट वर्ड लिखवा देते हैं LAB। जो स्विच है स्विच दो ही चीजें एक्सेप्ट करता है, कैरेक्टर या फिर इंटीजर होल नंबर, या तो आपका कोई इधर ऐसा नंबर हो जिसका होल नंबर आंसर आता हो, इस तरह की कंडीशन यूज करें, या तो इधर कैरेक्टर यूज कर ले जिसका एक ही आंसर हो। आप लाहौर यूज कर रहे हैं ना, तो प्रोग्राम में दे दे जी सिटी का फर्स्ट लेटर लिखे, तो वो फर्स्ट लेटर लिखेगा, उसकी वजह से आप स्विच चला सकते हैं। यहाँ पर एक एरर है, जब कहीं पर केस प्रूफ हो जाएगा स्विच के अंदर, यहाँ पर केस प्रूफ हो गया तो वो अगले को खुद ब खुद एग्जीक्यूट कर देगा। इसके आखिर पर हम एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं कि अगर कोई केस प्रूफ नहीं होगा तो वो चल पड़ेगी। ठीक है, सो अगर तो ना केस ए प्रूफ हो जाता है तो स्विच स्टेटमेंट में से आगे लिखे हुए तमाम केसेस खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आपको आउटपुट आ जाएगा। ये एक एरर है स्विच के अंदर। इसको दूर करने के लिए स्विच के साथ में हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये प्रोग्राम को कहीं पर भी खत्म करने के लिए यूज होती है। यानी आपके कोड ब्लॉक है, कोई प्रोग्राम है वो चल रहा है और आप कहते हैं ना यहाँ पर अपना प्रोग्राम को एंड हो जाना चाहिए, तो आप ना हर एक स्टेटमेंट के बाद ब्रेक यूज करेंगे, यानी केस ए और यहाँ पर ब्रेक, केस बी ब्रेक, केस सी ब्रेक एंड डिफॉल्ट ब्रेक। तो क्या होगा, अगर तो केस ए प्रूफ हो गया तो यहाँ पर ये हिस्सा चलेगा और फिर यहाँ पर ब्रेक आएगी, बात खत्म। अगर केस बी चलेगा तो ये खत्म और यहाँ पर ब्रेक, यानी कि यहाँ पर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन उसमें ये था कि एक भी प्रूफ हो रही थी तो सारा चलता था प्रोग्राम। इसमें जो प्रूफ होगी सिर्फ वो चलेगी और उसकी ब्रेक के ऊपर जाकर वो पूरा स्विच एंड हो जाएगा और प्रोग्राम बाहर पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरी वहाँ पर एक स्टेटमेंट है कंटिन्यू।
हमने कुछ कंडीशन में ऐसा होता है जैसे लूप्स यूज कर रहे हैं, तो लूप्स के अंदर ना हम लूप को बार बार रिवाइज करवाना होता है, तो उसके अंदर हमें एक लफ्ज की जरूरत होती है कंटिन्यू, कि अगर ये कंडीशन आ जाए तो लूप को कंटिन्यू रखें, और अगर ये कंडीशन फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी अगर यूजर y इनपुट करे तो लूप चले, अगर यूजर y n इनपुट करे तो लूप खत्म हो जाए, तो उस टाइम पर हमें यूज होते हैं कंटिन्यू एंड ब्रेक, कि अगर y हो तो कंटिन्यू करना। अब यहाँ पर एक कंडीशन आ गई इफ एल्स, इफ वो y पुट करे तो कंटिन्यू यानी लूप को दोबारा चला दो। अब इसमें हमें ये नहीं पता कि कितनी बार चलानी है, हमें ये था कंडीशन थी कि अगर वो y इनपुट करे तो, और अगर वो n इनपुट करे तो ब्रेक कर दो, यानी कि प्रोग्राम को यहीं पर एंड कर दो। जैसे कि अक्सर प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि हमसे वो पूछेंगे, हम पुट करते रहेंगे, वो पूछेंगे हाँ भाई दोबारा पुट करना है, अगर हम y पुट करेंगे तो वो कंटिन्यू उसमें लिखा होगा तो वो दोबारा चलने लग जाएगा प्रोग्राम, और अगर हम n इनपुट करते हैं तो वो ब्रेक कर देता है। ये दोनों का काम होता है कि किसी चीज़ को बार दोबारा चलाना, कंटिन्यू रखना, और ब्रेक यानी तोड़ देना। एक और स्टेटमेंट है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट अब यूज नहीं होती। अब देखें ब्रेक, कंटिन्यू, ये लूप्स वगैरह ये खास कंडीशन के ऊपर वर्क करती हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना गो टू ये किसी कंडीशन पर नहीं। आपने फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम चल रहा है, आपने कहीं पर लिख दिया गो टू लाइन 85, तो ये किसी भी कंडीशन के बगैर सीधा दरमियान वाली तमाम लाइंस को स्किप करेगा। 20वीं लाइन पर ये लिखा आपने और ये सीधा 85 वाली लाइन पर पहुंच जाएगा। इसको नहीं मतलब कि दरमियान में क्या आया क्या नहीं आया, ये पुराने प्रोग्रामर यूज़ करते थे, अब इसका यूज़ नहीं है और ना ही हमारे किसी प्रोग्राम में यूज़ हुआ है। मकसद ये था बताने का कि ये भी एक तरीका है कि आप इस प्रोग्राम का कोई हिस्सा स्किप करवाना चाहते हैं, ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो गो टू यूज़ करें। वो गो टू सीधा कुछ है पीछे कुछ नहीं है या कोई भी कंडीशन है वो उसको स्किप करेगा, हिस्से को डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएगा गो टू स्टेटमेंट। यहाँ पर आपका ना फर्स्ट हिस्सा कंप्लीट हो गया टूल किट। ये आपका लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 8 तक का, लेक्चर नंबर 2 से लेकर लेक्चर नंबर 8 तक का मैंने ना मोटा मोटा आपको समझा दिया, सेंटेक्स वगैरह उनका यूज़ और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी हिस्सा इनमें से मुश्किल लगता है तो आप उसके रेलिवेंट लेक्चर में जाकर उसको सुन सकते हैं, उसका कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ उसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 22 का सेकंड हिस्सा स्टार्ट करें जो थोड़ा लेंथी है और उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल और पढ़ने को मिलेगी। है जी, हमारा सेकंड हिस्सा लेक्चर नंबर 22 का, यानी मैंने 2 पार्ट्स किए थे, एक बेसिक पार्ट और एक थोड़ा डिटेल्ड पार्ट था। अब टूल किट पीछे कंप्लीट हो गई, जो चीज़ें हमें चाहिए थी अगर हम उनको भी यूज़ करें तो हम लेंथी से लेंथी प्रोग्राम लिख सकते हैं, बट हमें बहुत से मसाइल आने वाले हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे फंक्शन में और इन हिस्सों में। अब सबसे पहले आया था फंक्शन क्या है, ठीक है। तो फंक्शन एक टॉप डाउन डिज़ाइन भी आगे बात होनी है, उसके अंदर उसको उससे पहले लाते हैं और फिर हम बात करते हैं फंक्शन की। हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम जब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप गेम डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन अब हम अभी तो नहीं करेंगे, बट फॉर एग्जाम्पल आप टॉप डाउन डिज़ाइन की बात हो, गेम डिज़ाइन करते हैं तो आपके पास बहुत से मसाइल होते हैं। सबसे पहले आपने हीरो विलन को सोचना होता है। फाइटिंग गेम है, हीरो विलन, ठीक है, और उनके फाइटिंग स्किल्स हो गए, उसका सारा बॉडी स्ट्रक्चर ये वो, और ये हो गया एक काम। दूसरा काम, अब आप अगर सोचे मैंने गेम बनानी है फाइटिंग की, तो पूरा काम बहुत मुश्किल है, क्या क्या सोचना है नहीं पता। अगर आप टॉप डाउन डिज़ाइन की बात करें तो आप एक ऊपर से देखेंगे, फिर इसको छोटे छोटे हिस्सों में गेम बनानी है फाइटिंग की, ओके, उसके अंदर एक हीरो होगा, बिगर विलन होगा, बात खत्म। कैसे होने चाहिए ताकतवर, ये वो, ये हीरो विलन के लिहाज से सोच ली। फिर आपने सोचना ये लेवल वाली गेम बनानी है तो लेवल्स कितने होने चाहिए अलग से सोच लिया। फिर आपने बात कर ली जी लेवल इतने होने चाहिए। अब आपने बात की जी उसका एनिमेशन कैसी होनी चाहिए, उसकी सिटी होनी चाहिए, गाँव होना चाहिए, या आपने स्पेस के लिहाज से बनानी है, अलग अलग करके सोचते जा रहे हैं। होगी बात। फिर आपने अलग अलग और 2-3 चीज़ें सोची जी, उसकी फाइटिंग स्किल्स कितने लेवल रखे और उनके अंदर किस किस टाइप के विलन हो, कौन सा लेवल बिगर हो, कौन स्मॉलर हो। तो आपने ना हिस्से बना लिए 3-4 एनिमेशन। एक बंदा फाइटिंग को कंट्रोल करेगा, एक उसके लिए लुक को कंट्रोल करेगा, एक उसके पीछे तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल करेगा। अब वो अलग अलग से प्रोग्राम बनाएंगे और उनको साथ मिलाकर आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। सेम ऐसे ही फंक्शन, टॉप डाउन डिज़ाइन जो है ना, उसके अंदर फिर हम फंक्शन यूज़ करते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन लाएगा आपने कोई काम करवाना है अपने प्रोग्राम से, ठीक है, तो आप प्रोग्राम को हिस्सों में तोड़ते हैं और अलग अलग करके ना उनके प्रोग्राम्स लिख लेते हैं। हमने पीछे मैट्रिक्स के लिए प्रोग्राम बनाया था कि मैट्रिक्स इनपुट ले, फिर उसको शो करे, फिर उसका ट्रांसपोज ले और फिर उसको शो करे ट्रांसपोज को। तो 4 प्रोग्राम थे। अगर हम कहते हैं कि मैट्रिक्स करना, हमने मैट्रिक्स इनपुट करवा के उसका ट्रांसपोज लेना, ओके हो जाएगा, लेकिन हम क्या सोचते कैसे इनपुट लें कैसे आउटपुट, और इतना लेंथी प्रोग्राम लिखते लिखते हम थक गए। तो हमने हिस्से बनाए, 4 हिस्से बनाए। सबसे पहले ये इनपुट के लिए प्रोग्राम लिखा, फिर उसका आउटपुट करवाया, बात करता फिर हमने जी उसके ट्रांसपोज के लिए प्रोग्राम लिखा और फिर ट्रांसपोज का आउटपुट करवाया। चारों फंक्शन अलग बना ली और फिर चारों इकट्ठा करके एक मेन प्रोग्राम के साथ जोड़ दिया, हमारा वो प्रोग्राम बन गया। वो हमारे फंक्शन थे। फंक्शन इज लाइक अ फैक्ट्री। मैं हमेशा कहता हूँ आप उसको एक डाटा भेजते हो,
2 3 4 चीज़ें उसको भेजते हो और उसके बदले में वो जो चीज़ आपको डिज़ायर्ड होती है, जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो आपको भेज देता है, आप उसको यूज़ कर लेते हैं अपने काम में। उससे हमें मतलब नहीं होता कि वहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। सो यही तरीका होता है फंक्शंस का, कि फंक्शन एक खास काम के पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम खुद बनाते हैं और उसको प्रोग्राम के साथ जोड़ते हैं, फिर हम उसको कॉल करते हैं फंक्शन को कॉल करते हैं, उसको तमाम सामान अपने देते हैं अपना, वो उसको यूज़ करते हैं और हमें वापस वैल्यू कर देते हैं। फंक्शन का सेम है, पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं जिसमें उसने हमें वापस करना होता है आंसर, फिर फंक्शन का नेम और फिर आगे आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट क्या होती है, जो जो चीज़ें आपने उसको भेजनी है। रेडियस क्या है, तो रेडियस में हम उसको ना फॉर एग्जांपल स्क्वायर क्या है, तो उसका नाम स्क्वायर, उसको हमने एक वैल्यू नंबर भेजना है, हम यहाँ पर n लिख देंगे। आगे उसने उसको कैसे डिफाइन किया, कैसे डिक्लेयर किया, कैसे उसने फाइंड किया, वो हमें कोई मतलब नहीं। इसकी दो टाइप थी, रिटर्न वैल्यू, डो नॉट रिटर्न वैल्यू, जिनको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं समझा चुका हूँ लेक्चर में, आप वहाँ से जाकर इसको देख लेंगे। अरे अरे क्या होता है, अरे इस लाइन का हमने पीछे करैक्टर पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा था, हमने एक लेक्चर 3-4 में बनाया था, ये 10 स्टूडेंट्स की एज इनपुट करें, तो उस टाइम पर हमें 10 वेरिएबल क्रिएट करने पड़े थे। अरे मेमोरी के अंदर सम अप होता है चंद एक वेरिएबल्स का, सेम टाइप एंड यूज। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास सेम टाइप इंटीजर है, लेकिन इंटीजर में एज भी आती है, हाइट भी आती है, तो उनके लिए भी हम अलग अलग अरेज बनाएंगे, ये याद रखें। एक तो डाटा टाइप भी सेम हो, दूसरा उसका रीजन भी सेम हो, हाइट के अंदर हाइट वाली अरे हो और वैसे वैसे। अब अरे क्या होती है, ये कम्बिनेशन होती है काफ़ी सारे वेरिएबल्स की, यानी आपने वेरिएबल्स को कंबाइन किया 10 वेरिएबल्स को और उनको एक बॉक्स में बंद कर दिया, उस बॉक्स का नाम रख दिया आपने अरे जेड, ठीक है। सो अरे जेड इस पूरे बॉक्स का नाम है, इसके अंदर आपके 10 वेरिएबल हैं, हर वेरिएबल वो ना अपनी मर्जी से बॉक्स में इसको नंबर दिया हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 0 स्टार्ट करके आपकी 10 है ना, तो वो 9 पर खत्म हो जाएगा क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। इसको भी ऐसे डाटा टाइप, नेम, और यहाँ पर जो हम कैपिटल ब्रैकेट में ना उसका साइज बताते हैं, ये वाला फॉर एग्जाम्पल मैंने कैपिटल ब्रैकेट में 10 लिख दिया है, तो ये उसका साइज है, क्या है बड़ा साइज, कि उसमें 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन अगर वो कोई मुझे उसका नेम, यानी कि इसका नाम था Z, तो Z3 लिखता है, तो इसका नंबर है कि उसके अंदर तीसरा नंबर का मतलब ये है कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 एंड 3, तो ये वाले की डिमांड कर रहा है। अगर कोई पूछे कि इसका साइज क्या है, तो इसका साइज 10 ही होता है, लेकिन अगर पूछे कि इसका इंडेक्स नंबर लास्ट क्या होगा, तो वो क्या होता है 9 इंडेक्स नंबर होगा इसका, साइज इसका 10 है जबकि इंडेक्स नंबर इसका क्या होगा 9 होगा, यानी ये 10 वेरिएबल स्टोर कर सकता है। लेकिन ये डाटा कितना देगा, लेकिन ये क्या कर सकता है 10 वेरिएबल तो स्टोर कर सकता है, लेकिन इसका इंडेक्स नंबर 0 स्टार्ट होगा, तो एक कम आपने हमेशा रखना है। और इधर भी अगर वो कहेगा ना कि थर्ड नंबर, थर्ड का मतलब ये है कि ये 0 वाला भी इसमें ऐड है, यानी कि चौथे इंडेक्स की वो बात कर रहा है। ये होता है अरे की हमने बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ी है, 2 डायमेंशनल अरे और सिंगल डायमेंशनल अरे, फिर उसके कैलकुलेशन, उसके रिलेशन, उसके साथ हमने मैट्रिक्स बनाए थे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 12 से स्टार्ट हुआ था, 11 से स्टार्ट हुआ था, 11 12 13 14 15 16 एंड 17 तक हमने अरेज और पॉइंटर को ही पढ़ा है। जिसका कोई भी मसला आ रहा हो, समझ ना आ रही हो, तो वो लेक्चर्स को देख सकते हैं। 2 डायमेंशनल अरे में ये था कि हम रो एंड कॉलम में बना देते थे, उसमें हमें 2 ब्रैकेट्स लगानी पड़ती थी। इसमें एक है सिंगल डायमेंशनल, एक और ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये फर्स्ट रो हो जाएगी, सेकंड कॉलम, जैसे कि हमारा मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और अगर मैं थर्ड भी लगाता हूँ तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएगी। तो कोई आपको 3 ब्रैकेट्स में डाटा लिख के तो कहीं 3 डायमेंशनल 2 देगा तो 2 डायमेंशनल 1 देगा तो 1 डायमेंशनल। हम नॉर्मली 2 डायमेंशनल तक हमने बात की थी, ठीक है। डाटा इनपुट करने का मेथड क्या होता है उसका, नॉर्मली हम अरे की बात करें तो नेस्टेड लूप, नेस्टेड का वर्ड जो होता है किसी एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को यूज़ करना, सेम टाइप की। इफ एल्स भी नेस्टेड हो सकती है, इफ, फिर आगे हम एक और कंडीशन लगा देते हैं, इफ फॉर एग्जांपल सिटी चूज करें, सिटीज के बाद वो चूज करें जी कौन सा होटल चूज करना है, तो इफ अगर वो लाहौर चूज करता है खत्म, फिर आगे हमने 4 होटल्स के नाम दे दिए, फिर हम इफ यूज करेंगे, तो ये नेस्टेड होता है, नेस्टेड लूप और नेस्टेड डिसीजन। इस तरह हम फॉर के लिए हम ये नेस्टेड लूप यूज करेंगे। फॉर की नेस्टेड फॉर क्या होगी, यानी कि फॉर और उसके अंदर फिर से एक फॉर, ठीक है, ये चलेगी, उसके बाद ये लूप चलेगी। सो हम 2 डायमेंशनल अरे के लिए मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, लूप्स यूज़ करते हैं। 1 डायमेंशनल के अंदर डाटा इनपुट करना है, इनिशियलाइज करना है, आउटपुट लेना है, लूप यूज़ होगी अरेज के लिए। और इस तरह नेस्टेड लूप कब यूज़ होगी, जब आपने 2 डायमेंशनल की बात करनी, एक लूप के अंदर दूसरी लूप, एक करेगी रो को और दूसरी करेगी कॉलम को। इससे पहले रो लिखा जाता है, फिर कॉलम लिखा जाता है। अरे खुद एक कांस्टेंट पॉइंटर है, आगे पॉइंटर्स की बात आ रही है, ये बात याद रखनी कि अरे खुद एक कांस्टेंट पॉइंटर है, और ये सम अप होता है बहुत सी
अरेज का मिक्सअप, यानी बहुत से वेरिएबल्स का मिक्सअप होता है। और इसके अंदर ना आप जब डाटा टाइप लिखते हैं तो इसका हर वेरिएबल 4 बाइट, इंटीजर लिखेंगे तो 4 बाइट, साइज 10 लिखा है तो ये 40 बाइट का अरे हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक हमारी हो गई फंक्शंस हो गए, अरेज हो गई। अब आगे हमारी बात आती है जी पॉइंटर्स की। पॉइंटर्स क्या होते हैं? अच्छा, पॉइंटर्स लाइक पॉइंट करने के लिए, मैं किसी चीज़ पे पॉइंट करता हूँ। हमने इसी लेक्चर के शुरू में पढ़ा कि वेरिएबल्स ना मेमोरी स्पेसिस है बड़ी। तो जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर हमारा हम सिंपल नाम से भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन बालों का हमें डाटा को ना पॉइंट करने की जरूरत होती है। बहुत डिटेल में मैंने इसको समझाया था लेक्चर्स के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक वेरिएबल पड़ा x = 10, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। उसके अंदर भी पॉइंटर के लिहाज से मैंने बताया था। तो मैं ना इसकी मेमोरी के एड्रेस की तरफ पॉइंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम पॉइंटर यूज करते हैं। एक तो इसका एक्स नेम है और एक वैल्यू है। उसके अलावा इसका एक मेमोरी एड्रेस भी होता है जो कंप्यूटर को पता होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी वो मेमोरी एड्रेस पता लग जाए। हम किसी रीज़न के लिए बाज़ औक़ात कंप्यूटर के अंदर जब बहुत बड़े प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें मेमोरी एड्रेसेस की भी ज़रूरत होती है। तो हम पॉइंटर्स यूज़ करते हैं उनके मेमोरी एड्रेस फाइंड करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके अंदर हमने पढ़ा था जी एक डिफरेंसिंग ऑपरेटर था और एक रेफरेंसिंग ऑपरेटर था, ठीक है। एंड एक डिफरेंसिंग ऑपरेटर है, स्टैरिश डिफरेंसिंग ऑपरेटर। अरे जब भी आप पॉइंटर का नाम लिखेंगे उसका स्टैरिश यूज़ लाजमी करेंगे, ठीक है। और जब हमने ना एक सिंपल वेरिएबल की वैल्यू देनी होती है। अब पॉइंटर्स में आगे फ़र्क था कि अगर आप एक वेरिएबल सेंड करते हैं किसी को तो उसकी वैल्यू जाती है, लेकिन अगर आप एक वेरिएबल का एड्रेस सेंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल x एक वेरिएबल है, मैं ना पॉइंटर को इसका एड्रेस देना चाहता हूँ, तो मैं साथ एंड x लिखूंगा तो उसके बाद खुद ब खुद उसका एड्रेस पहुंच जाएगा। लेकिन अगर x लिखूंगा तो पॉइंटर के बाद उसकी वैल्यू जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं पॉइंटर को एक अरे देना चाहता हूँ तो अगर मैं अरे लिखूंगा ना y, तो वो खुद ब खुद उसके बाद एड्रेस चला जाएगा। अभी मैंने बताया था पीछे कि अरे खुद एक कांस्टेंट पॉइंटर होती है क्योंकि वो बहुत लेंथी होती है, उसके अंदर नहीं पता कौन से डाटा की आप डिमांड करें। जब आप सिंपल वाई लिखेंगे तो पूरी अरे पॉइंटर के पास चली जाएगी और पॉइंटर वो सारा डाटा अपने अंदर नहीं रखेगा, वो सिर्फ पहला जो होगा ना इंडेक्स नंबर उसका एड्रेस अपने पास रखेगा। फिर आप अरे की मदद से उसके अगले एड्रेस फाइंड कर सकते हैं प्लस प्लस करके। फिर मैंने बताया था कि जब भी आप स्टैरिश यूज़ करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसके मेमोरी एड्रेस की बात करें, और जब एंड यूज़ करेंगे तो हम उसके वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब अरेज में एंड का यूज़ नहीं होता क्योंकि अरे का अगर आप सिंपल लिखेंगे तो उसका मेमोरी एड्रेस, और सिंपल के बगैर लिखेंगे तो वैल्यूज। इंडेक्स नंबर स्पेशल, यानी मैं लिख देता हूँ y3, तो ये एक वेरिएबल होगा, इसको हम वेरिएबल की तरह काउंट करेंगे, हम इसको अरे की तरह काउंट नहीं करेंगे। तो इसको हम फिर यूँ यूज़ करेंगे जैसे वेरिएबल करते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल y भेजेंगे तो वो खुद ब खुद ही उसका एड्रेस जाएगा, ठीक है। स्टैरिश इज फॉर एड्रेस एंड इज फॉर, और स्टैरिश इज फॉर वैल्यू, एंड इज फॉर एड्रेस एंड स्टैरिश इज फॉर वैल्यू। इसके बाद हमारी आ जाते हैं जी पॉइंटर। ये हो गया, आपने कोई डिटेल पढ़नी हो तो पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फाइल इनपुट आउटपुट क्या होता है? अब जी हमने अब तक जो भी किया था ना लेक्चर नंबर 18 तक, वो हमने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर किया था। जितना लाखों लाइंस का हमने प्रोग्राम बना लें इन चीज़ों को यूज़ करके, तो वो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर तो शो होता रहेगा, ये कंप्यूटर की मेमोरी में तो स्टोर होता रहेगा, लेकिन हमारे वो किसी काम का नहीं। जैसे प्रोग्राम एंड होगा उसका डाटा इरेज हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमने बाद में डाटा यूज़ करना है उसको, यानी उस डाटा को हमने बार बार यूज़ करते रहना है, हमें वो जो डाटा हम इनपुट करेंगे, यानी आपने ट्रैवलिंग का बनाया, अब आपको उसने सारा कुछ बता के चला गया है शख्स, आपने उसको बिल बता दी, लेकिन आपको वो डाटा चाहिए अपनी याददाश्त के लिए, तो आपके लिए फिर फाइल बनाने की ज़रूरत होती है। तो हमने फाइल के लिए यूज़ किया था, ठीक है। हमने इसके अंदर ना पढ़ा था कि हम ना फाइल के अंदर डाटा लिखने के लिए एफ स्ट्रीम यूज़ करते हैं। एफ स्ट्रीम यानी कि फाइल इनपुट आउटपुट की स्ट्रीम है, इसके आगे दो स्ट्रीम बन जाती है, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम। यानी कि मैंने ना प्रोग्राम को कहा कि एक फाइल बनाओ और फाइल के अंदर डाटा रख दो। अब वो उसके लिए हम एफ स्ट्रीम फाइल यूज़ करेंगे साथ, जैसे आईओ स्ट्रीम यूज़ करें, अब एफ स्ट्रीम करेंगे फाइल के लिए। आईओ स्ट्रीम सिर्फ इनपुट आउटपुट करवा सकती है और एफ स्ट्रीम फाइल के अंदर डाटा लिख और उससे निकाल सकती है। आगे इफ एंड ऑफ है। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप डाटा रीड करना चाहते हैं तो इनपुट स्ट्रीम, और अगर आप राइट करना चाहते हैं तो आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। राइट कर रहे हैं आउटपुट स्ट्रीम इसलिए यूज़ करें कि आउट से हम उसके अंदर डाटा रख रहे हैं, और इफ स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम यानी कि आप उससे डाटा लेकर अपने प्रोग्राम में इनपुट कर रहे हैं, तो इफ स्ट्रीम यूज होगी। और ऑफ स्ट्रीम यानी आउटपुट स्ट्रीम, आप अपने प्रोग्राम का डाटा उस फाइल में रख रहे हैं, ठीक है। आगे इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल थी, 2 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की गई थी, ये बात आ गई। अब हम फाइल के अंदर डाटा पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको लिखने के अलग अलग टाइप्स हैं, बड़े शुरू में लिखना है, ख़त्म करके लिखना है, इसी तरह उसको रीड करने के काफ़ी सारी टाइप्स थी, वो हमने पढ़ी थी, ठीक है। सिंपल यही था कि ये भी हमने आगे रीड किया था, और इसके 2 मकसद हैं, फाइल इनपुट, फाइल आउटपुट, FIO।
ये भी हमारे लेक्चर के मिड टर्म का हिस्सा है, 2 लेक्चर हैं, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके अंदर आपको प्रोग्राम्स में से समझा दिया गया है। खैर इसके बाद आता है जी बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर मैंने पहले ही बताया जब हम कंस्ट्रक्टर्स की और ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे कि एक तो है एंड और नॉट, वो ऑपरेटर्स हैं जी सिंपल, ये एंड है। नहीं, जब आप इसको सिंपल एक एंड लिखते हैं तो ये बिटवाइज हो जाता है। यानी ये तो आपकी कंडीशंस के अंदर रिलेशन को शो करता है, यानी एज इज इक्वल टू 16 एंड हाइट इज इक्वल टू 6, सो वो तो हो गया एंड ये वाला। लेकिन अगर आप सिंपल एंड यूज करते हो तो ये बिटवाइज ऑपरेटर होता है, यानी ये बिट की कैलकुलेशन यूज करने के लिए यूज होता है। जैसे हमने ना फिजिक्स में पढ़ते रहे थे 9th 10th में एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ठीक है, जो ट्रू ट्रू होने पर ट्रू देता था, तो ये वो है, ये हमारे हार्डवेयर में बहुत यूज होते हैं। लेक्चर नंबर हमारा जो पिछले ही लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे जो डिफरेंट टाइप की ना हार्डवेयर की बुक्स हैं उनके अंदर जब आप आईसी सर्किट्स वगैरह पढ़ते हो तो उसमें आपको बिटवाइज का ज़्यादा वैल्यू पता लगती है, इस तरह पासवर्ड की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में। बट मोस्टली ये काम हार्डवेयर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग हार्डवेयर आगे पढ़ेंगे 30 कुछ है पढ़ा हार्डवेयर वाले का, तो उसके अंदर हम ये बिटवाइज को यूज़ करेंगे लाजमी, ठीक है। इसकी आगे हमने टाइप्स पढ़ी थी एंड, सिंपल, और का ये क्या है जॉर ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरह से हमने नॉट ऑपरेटर यूज़ किया था जो कि उसको ऑपोजिट करके दे देता था, और ये सिर्फ बिट्स के लिए, बार बार बता रहा हूँ, कंडीशंस के लिए नहीं, बिट्स के लिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 22 यहाँ पर एंड होता है। जितना भी मैंने बताया ये हमारा लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है सारा डाटा, और लेक्चर नंबर 22 के दरमियान हमने इतना कुछ ही पढ़ा है, ठीक है। जो ज़्यादा डिटेल थी वो वहाँ पर दी गई, जैसे कि मैंने आपको नहीं बताया लाइब्रेरीज हमने जो यूज़ की थी string.h की, जो स्ट्रिंग्स के लिए डाटा था, जो कुछ भी है। बट ये मोस्टली आपके जो सेंटेक्स वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपने लाजमी पढ़ना है। इनके ना रीड कर लीजिए, मैंने पूरा 22 लेक्चर में पूरा का CS201 का डाटा रिवाइज करवा दिए। अब यहाँ से आप चूज करते जाएंगे, मैं नीचे बता दूंगा इन्हीं टॉपिक्स के लिहाज से कि ये कौन से लेक्चर से कौन से लेक्चर के दरमियान इनको बयान किया गया। आप जाएं और उस लेक्चर के अंदर से इनकी वीडियोस देखें, इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेंगे, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी इनको यूज़ करने में। लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, आपको इन्हीं के पॉइंट्स, जैसे फंक्शन है, फंक्शन के आगे मैंने बताया होगा कि लेक्चर नंबर ये है आपका, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या डिस्क्राइब किया गया, तो डिटेल में मैं पूरे ये 12 से 13 पॉइंट्स हैं बड़े, उनको बता दूंगा, उनके लेक्चर नंबर बता दूंगा, ठीक है। सो आप वहाँ से जाकर जैसे जैसे पॉइंट्स आपको पता लग जाए ना, पॉइंट्स इसलिए बनाए कि आपका रिवाइज हो जाए, और उसके बाद आप उसको देखते रहें कि मुझे ये पॉइंट आता है, इसका पूरा प्रोग्राम मुझे आते हैं, फिर अगला फिर अगला फिर अगला, और जहाँ से ना आता हो आप डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करें और उस लेक्चर पर पहुँच जाएंगे, आपको उसके अंदर वो सारा डाटा मिल जाएगा। शुक्रिया।